नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक आर्यों का उद्योग धंधे। मैं टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। ऋग्वैदिक आर्यों के उद्योग धंधे। पहले मैं इसी का मतलब बता दूं कि ये टॉपिक क्या है। जब से हम टॉपिक नहीं समझेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो टॉपिक समझ लें। ऋग्वैदिक आर्य, बता दूं मैं कि जो आर्य थे वो उनके विषय में जानकारी 4 वेदों से मिलता था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जिन लोगों के बारे में या जिन आर्यों के बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिलती थी, उन्हें ऋग्वैदिक आर्य कहते थे। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि ऋग्वैदिक आर्य कौन थे। हालांकि पहले से पता था, लेकिन फिर से थोड़ा सा जान ले रहे हैं। उसके बाद एक बात और जानेंगे कि हम उन आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो 1500 बीसी या 1500 बिफोर क्राइस्ट से 1000 बीसी तक के लोगों के बारे में जान रहे हैं। तो उनके उद्योग धंधे के बारे में जानेंगे, ये हमारा टॉपिक है। इसके पहले हम लोग ये भी जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, भारत में आकर कहाँ बसे, ये सब जान चुके हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में हमने ये भी जाना है कि उनका समाज कैसा था, यानी उनके समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जाति धर्म कैसे, जाति कैसी थी, उनका परिवार कैसा होता था, उनकी शिक्षाएं कैसी थी, यानी परिवार में शिक्षा का मतलब कैसे शिक्षा होता था, कौन शिक्षा करता था, कौन शिक्षा प्राप्त करता था, कौन नहीं करता था। शिक्षा का अधिकार के बारे में भी पता था, विवाह के बारे में पता था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर यदि आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। पिछली कक्षा है, उसमें ये सब बताया गया बहुत ही अच्छे से। और इस टॉपिक से परीक्षा, कोई भी परीक्षा, उसमें से एक प्रश्न पूछ ही लेता है। स्त्रियों की दशा भी बताया गया है और ऋग्वैदिक आर्यों का दैनिक जीवन। मैंने इनका उल्लेख एक बार दोबारा फिर से कर दिया इसलिए क्योंकि अगर आप इसे जान लेंगे तो उद्योग धंधे को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि जिसके हम परिवार जानेंगे, शिक्षा जानेंगे और दिनचर्या जानेंगे, स्त्रियों की दशा जान जाएंगे, तो उस परिवार में कैसा उद्योग धंधा होता होगा या कैसा उस परिवार का विकास होता होगा, उस समाज का विकास कैसे होता होगा, इसका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। चलिए शुरू करें क्लास। देखिए, हम उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक सप्त सिंधु प्रदेश में रहे। एक बड़ा जरूरी ही बात बता दूं मैं, जब भी हम ऋग्वेद मतलब वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के बारे में 2 बातें ध्यान देनी चाहिए। एक तो हमारा समय बीत रहा है, हम किसी एक पार्टिकुलर समय के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम 400-500 सालों की कहानी पढ़ रहे हैं। तो 400-500 सालों में एक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। पहला बात ये ध्यान देंगे कि समय बढ़ रहा है और उसी हिसाब से हमें सोचकर अपने दिमाग में भी परिवर्तन लाना है। समय बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन भी होगा और उस परिवर्तन को अपने दिमाग में समझना है। दूसरी बात ये कि जब आर्य आए थे तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में थे, ये देखिए सप्त सिंधु प्रदेश में थे। लेकिन आने के बाद 1500 बीसी के बाद 1600, 1400, 1300, 1200 ऐसे समय बीतता गया तो वो धीरे धीरे पूर्व की ओर गतिमान हो रहे हैं, माने विस्तार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम भूगोल पढ़ते हैं तो हमको पता होगा कि यहाँ पे ढेर सारी नदियाँ हैं, ढेर सारे पहाड़ हैं। और जैसे ही हम इधर आते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, तो इधर के साइड में बढ़िया अच्छी खासी मैदानी भूमि है जो बहुत उपजाऊ है। तो उधर से खेती मिलना हम लोगों को शुरू हो जाएगा, हम लोग खेती करना सीख जाएंगे। हम लोग नहीं, ये आ रहे लोग। तो इन 2 बातों का ध्यान देंगे। एक तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और दूसरा ये लोग पूर्व की ओर गतिमान हो रहे हैं, पहाड़ों से मैदानों की तरफ गतिमान हो रहे हैं। इन 2 बातों को ध्यान में रखकर अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बातें हमें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, 1500 बीसी से 1000 बीसी के आर्यों का बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, शुरू में जो था हमारा ऋग्वैदिक आर्य के जो थे, ऋग्वैदिक आर्य, वो पशु चारण पर आधारित समाज था। वो पशु चराते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस इतना ही काम करते थे। उनको कृषि की जानकारी नहीं थी, वो कृषि करना ही नहीं जानते थे, कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन समय बीत रहा है,
जैसे जैसे ये लोग, देखिए जैसे जैसे ये लोग यहाँ सप्त सिंधु प्रदेश से धीरे धीरे पूरब की ओर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इधर साइड आ रहे हैं, तो उनको एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी मिल रही है। और उपजाऊ मिट्टी में आप कृषि करें चाहे ना करें, कुछ ना कुछ चीज़ों की उपज अपने से ही हो जाती है। तो धीरे धीरे इनके दिमाग में एक समझ बन रहा है कृषि का। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अचानक कृषि सीख लिया, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, समय बीत रहा है, ये पूर्व की ओर गतिमान हो रहे हैं, उसके बाद इनको कृषि की समझ बढ़ रही है। तो शुरू में ये कृषि नहीं जानते थे, बस केवल पशु चराते थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर कृषि सीखते हैं, और जहाँ से ये कृषि सीखना शुरू करते हैं, यही कृषि ही तो वह कड़ी है जो ऋग वैदिक कार्य को उत्तर वैदिक कार्यों से अलग करती है। ये 1000 BC के आसपास कृषि करना शुरू किए, उसके बाद इन सब कुछ बदल गया, एक परिवर्तन हो गया। तो समझिए ध्यान से कि शुरू में ये पशु चराते थे, कृषि करते ही नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व की ओर यानी इधर गतिमान होते गए, इनके दिमाग में कृषि की एक समझ धीरे धीरे पनपने लगी, बढ़ने लगी। लेकिन शुरू में कृषि नहीं करते थे। आप सोच सकते हैं कि अगर जहाँ कृषि नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि ही किसी उद्योग धंधे का कच्चा माल होता है। फसल, कोई भी फसल जरूरी नहीं है, फसल कोई भी उद्योग हो उसके लिए कच्चा माल कृषि है। और जहाँ कृषि नहीं है वहाँ उद्योग धंधा हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात, बिना कृषि का उद्योग हो ही नहीं सकता, और हम लोगों को यही चैप्टर पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि बहुत ही छोटा चैप्टर होने वाला है ये। कृषि है ही नहीं, पहले बता रहे हैं, उसके बाद कृषि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ी मोटी बातें हैं उसको जान लेंगे। देखिए, उद्योग धंधा का नामो निशान नहीं था, फिर भी ऋग्वैदिक काल में कुछ उद्योग धंधों का नाम आता है। उद्योग धंधे थे नहीं, लेकिन कुछ उद्योग धंधों से संबंधित नाम आता है। आप समझ सकते हैं कि शुरू में नहीं था, यानी जब वो इधर थे तब वो उनमें कोई भी उद्योग धंधे की भावना नहीं थी, कोई मतलब चांस ही नहीं था। जैसे जैसे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उद्योग का निर्माण, उद्योगों का अस्तित्व आएगा, लेकिन तब तक उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में बस केवल आविर्भाव ही होता है। देखिए, अब वो भी उद्योग जो होता था बस केवल अदला बदली होता था, वस्तुओं की अदला बदली होती थी। कोई पैसा, कोई सोना चांदी ये सब नहीं था। मतलब कि सोना चांदी था लेकिन पैसा नहीं था, रुपया नहीं था। वो सामान के बदले सामान को लेते थे, सामान को देते थे। तो थोड़े बहुत उद्योग थे, उसको हम लोग समझे, बस थोड़े बहुत हैं, उसी को जानना जरूरी है। देखिए, जैसे तक्षण है, ये बढ़ई को कहते थे। किसी को लकड़ी से संबंधित कुछ काम करवाना होता था, कुछ भी बनवाना है, तो तक्षण के पास जाता था, तक्षण से काम करवाता था और उसके बदले उसको कुछ देता था। बहुत बढ़िया, अगर बहुत बड़ा काम किया है अगर किसी तक्षण ने, तो जैसे वो गाय दे देता था। गाय सबसे बड़ी संपत्ति की गाय थी, कोई छोटा गाय बड़ा गाय इस हिसाब से दे देते थे। मतलब तक्षण को बढ़ई कहते थे। प्रश्न में यही पूछा जाता है कि तक्षण क्या था, बढ़ई था, लोहार था, क्या था? तो हम लोग जान लेंगे बढ़ई था। करमार, करमार से हम लोग ध्यान देंगे कि करमार धातु कर्मी को कहते थे, यानी जो धातुओं पर कोई न कोई कार्य करके, उसमें मेहनत करके उसको कुछ उपयोगी बना देता था, उसको करमार कहते थे। जैसे कोई बर्तन बना दिया या कोई औजार बना दिया, वो कोई उपयोगी पदार्थ बना दिया, तो उसे धातु कर्मी कहते थे। तो धातु नाम आ रहा है, तो धातु से हम लोग ये भी जान ले थोड़ा सा, एक और बात, हिरण है, एक धातु है जिसको आज हम लोग सोना कहते हैं। और ये हिरण मिलता कहाँ से था? सिंधु नदी से मिलता था। तो सिंधु नदी से हिरण मिलता था, इसीलिए सिंधु नदी को हिरण्यी नदी कहा जाता था। अब हिरण्यी क्या था प्रश्न, तो आंसर होगा सिंधु नदी थी। अब हिरण्य का क्या मतलब होगा? सोना होगा। प्रश्न पूछेगा जैसे कि सोने को और क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था, ये हमें पता है, आंसर मार देंगे। अयस भी कहा जाता है। अब अयस किसको कहा जाता था? तांबा और कांसा को, तांबा और कांसा को अयस कहा जाता था। आज हम लोग जिसको तांबा और कांसा कहते हैं, उस समय अयस कहा जाता था। सूदखोर हम लोग जान चुके हैं, किसके किसके बारे में? तक्षण, करमार। सूदखोर क्या होता था? सूदखोर वो होता था जो जैसे टैक्स पर पैसा नहीं देते, कर पर पैसा, कि कुछ सामान, कोई भी सामान दे देता था, उसके बदले वो थोड़ा ज़्यादा सामान लेता था, इसी को सूदखोर कहते थे।
तो सूदखोर को ऋग्वेद में वेकनाट कहा गया है, वेकनाट कहा गया है। तो यही 3-4 बातें थी जरूरी, बहुत कुछ खास नहीं था। दूसरी बात, कबीला, उस समय कबीला हुआ करता था ना, तो बहुत बड़ा, धीरे धीरे कबीले का आकार बढ़ता जाता था। उस बड़े कबीले का एक संरक्षक होता था, उस संरक्षक को राजन कहा जाता था। राजा वजा नहीं था कोई, बहुत बड़ा कबीला होता था, बहुत बड़े क्षेत्र का जो कबीला होता था, उस पर किसी एक संरक्षक का उत्तरदायित्व होता था कि इसकी रक्षा करे, उसको राजन कहते थे। तो इस रक्षा करने के लिए राजन को कुछ लोग उपहार देते थे, वो अपनी इच्छा से देते थे, कोई निश्चित नहीं था कि नहीं आप उपहार दे दीजिए, वो अपनी इच्छा से कोई उपहार दे देते थे, जिसको जो मिलता था वो उपहार दे देता था। तो उस उपहार को बलि कहा जाता था, ये देखिए बलि कहा जाता था। तो बस यही था और कुछ नहीं, उद्योग धंधे में कुछ खास नहीं था। बस ध्यान देने वाली बातें यही, तक्षण है, करमार है, सूदखोर है, बलि क्या था, ये बात है। और ये बात समझना है पूरे के पूरे वैदिक सभ्यता में, ये समझना है कि ये धीरे धीरे आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से पूरब की ओर विस्थापित हो रहे हैं। समय जैसे जैसे बीत रहा है विस्थापित हो रहे हैं। तो खत्म हो गया ये चैप्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक और है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरा धार्मिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब कि जहाँ पर समाज पनप रहा है तो समाज में अधिकार की भावना भी रहती है, उस अधिकार की भावना की वजह से ही प्रशासन बनता है, उसी को हम पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। उसके बाद ऋग्वैदिक समाज खत्म हो जाएगा, हम लोग उत्तर वैदिक समाज की ओर पढ़ाई शुरू कर देंगे। नमस्कार। हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को थोड़ा अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है।